नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा के इस चैनल पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत अभी हाल ही में हुए सन 2023 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर 2 में भी हम क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पेपर सॉल्यूशंस की 2023 वाली प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनको जरूर देख लीजिए। ठीक है, और यदि आप मीमांसा पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके पूर्व में भी हम 2016, 2017, 18, 19, 20, 2021, 2022 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट वाइज से आपको मिल जाएंगे जो भी पेपर सॉल्यूशंस हमने डाले हैं अभी तक। देखो, मैं आपको इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि यदि आप संस्कृत विषय ऑप्ट कर रहे हैं यूपीएससी में तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि संस्कृत विषय एक ऐसा विषय है दोस्तों जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एकदम स्टैटिक पोर्शन है और इसमें हर साल प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो ये पेपर सॉल्यूशंस आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे, इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक हमने जो भी पेपर सॉल्यूशंस आपके लिए प्रोवाइड किए हैं उनको आप जरूर से देखिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम यही जानेंगे कि 2023 में पेपर 2 के क्वेश्चन 3 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उनको किस तरीके से हल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हल करने का भी एक तरीका होता है, लिखना कैसे है, कैसे हमें आंसर्स में कोटेशंस डालनी चाहिए, कोट करना चाहिए संस्कृत में, तो वो सारी चीजें हैं। तो वही आज हम इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 2023 में क्या पूछा गया है पेपर 2 के प्रश्न 3 में। देखो, प्रश्न है अधोनिर्दिष्टानाम विषयाणाम समीक्षा विधेया, अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों की समीक्षा कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है आपका, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम इति कथनम सोदाहरणम प्रमाणीक्रियताम, अर्थात कालिदास की जो कृति है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम ये सर्वस्व है। ठीक है, इस कथन के उदाहरण सहित उदाहरण प्रमाण सहित आपको प्रस्तुत करना है। अब देखिए, प्रश्न का तात्पर्य यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का नाटक है। इनके और भी नाटक हैं, ठीक है, और भी कृतियां हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, तो और भी कृतियां हैं, बट अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी प्रसिद्ध है कालिदास की। देखो, संस्कृत साहित्य जगत में विशेष रूप से नाटकों के क्षेत्र में मैं बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम माना जाता है। ठीक है, और इसी के विषय में आपको यहाँ पर बताना है। किंतु देखिए, कालिदास को ख्याति प्राप्त हुई है हमारे सिर्फ भारत देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में। वो किस वजह से हुई है? उनकी एकमात्र कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम ही एक ऐसा नाटक है, एक ऐसी कृति है संस्कृत साहित्य में जो सिर्फ संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। पाश्चात्य विद्वानों को संस्कृत साहित्य के प्रति उन्मुख कराने का श्रेय जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम। आज महाकवि कालिदास को संपूर्ण विश्व में जो एक महनीय स्थान प्राप्त है उसमें भी इस अमर कृति का ही बहुमूल्य योगदान है। और विद्वान मंडली काव्य में नाटक को रमणीय माना जाता है। तो नाटक को रमणीय मानने में जो नाटक की श्रेणी में आने वाला काव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित नाटक है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आज इस नाटक का अध्ययन सिर्फ भारत देश में ही नहीं अपितु विश्व भर में किया जा रहा है। अन्य अन्य भाषाओं में नाटक उपलब्ध है, अन्य अन्य संस्करण इसके मिलेंगे, आपको ट्रांसलेशन मिलेंगे। जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको ये नाटक मिल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबसे पहले ट्रांसलेशन किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, जर्मन अनुवाद मिल जाएगा इसका, जॉर्ज फास्टर ने जर्मन अनुवाद किया है इसका। तो देखिए, आज जो भारत देश से जो संबंधित साहित्य था संस्कृत साहित्य, और उसमें जो एक विशेष नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका सभी भाषाओं में संस्करण उपलब्ध है, मतलब मोस्टली भाषाओं में तो उपलब्ध है ही सही।
तो इसमें ऐसा कुछ तो खास खास बात होगी ना, खास जिसके कारण इसको पढ़ा जा रहा है, सभी जगह सुना जा रहा है, ठीक है, इसके मंचन हो रहे हैं, तो वो क्या है? देखो, इसी के विषय में यहाँ पर इन्होंने प्रश्न में कहा है कि कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, ये पूरा एक श्लोक है, ठीक है। प्रथम पंक्ति तो यही आप लिखिएगा, इस आंसर में जरूर ये कोट करिएगा। और इसकी द्वितीय पंक्ति है च चतुर्थो अंको यत्र याति शकुंतला। ठीक है, मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। बाकी कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, तो आपका ये पूरा एक श्लोक है, कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंको यत्र याति शकुंतला। देखो, अब बात यह है कि शकुंतला में वे कौन से गुण विद्यमान हैं जिनके कारण शाकुंतल नाटक भारतीय तथा अभारतीय दोनों विद्वानों की प्रशंसा का एक भाजन बना है। देखो, इसमें कुछ तो विशेष है, तो वो है महाकवि कालिदास की काव्य प्रतिभा, नाट्य कला, काव्य शैली, रस सर्जना आदि, ये सभी का आकलन करना होगा। और कालिदास तथा उनकी अमर कृति शाकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम की प्राय सभी विशेषताओं का हम इसमें जरूर आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो सभी विशेषताओं का एक जो चीज है, बात वे आप ये कोट कर सकते हैं सूक्ति या श्लोक कि काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्र अपि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। देखो, इसका अर्थ यह है कि काव्यों में नाटक रम्य है और वहां पर भी शकुंतला नामक जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो रम्य है। उसमें भी चतुर्थ अंक की विशेषता है और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक विशेष है, ठीक है। तो वो आप उनसे रिलेटेड विशेषता है। महाकवि कालिदास की कैसी शैली है, ठीक है, इन्होंने किस प्रकार के स्टाइल का प्रयोग किया है, मतलब कैसी रीति रही है, अलंकार बता सकते हैं। तो जो भी इन्होंने उपमाएं दी है वो विशेषता आपको बतानी है। और दूसरी चीज ये है कि सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों कहा गया है। ये पूरे आपको सिर्फ संस्कृत साहित्य, भारत के संस्कृत साहित्य से ही नहीं, अभी तो विश्व साहित्य से रिलेटेड आपको यहाँ पर पंक्तियां लिखनी है। फर्स्ट में यही चीज आपको भूमिका में बतानी है कि ये सिर्फ संस्कृत साहित्य का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ है, निधि है, ठीक है। ये विश्व के जो भी हम देख सकते हैं, जो भी पाश्चात्य विद्वान रहे हैं उन्होंने भी इसका अध्ययन किया है, इसका ट्रांसलेशन मौजूद है, जैसे कि वो चीजें आपको कोट करनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाटके वर्णितायाः राजनैतिक दशायाः चित्रणं समीक्षणं च क्रियताम्। अर्थात मुद्रा राक्षस नाटक में वर्णित राजनीतिक दशा का चित्रण और समीक्षा प्रस्तुत करिए, ठीक है। तो प्रश्न का ये तात्पर्य है। अब देखिए, मुद्रा राक्षस में जो राजनीतिक दिखाई गई है, जो दृष्टिगत हुई है, जिसका चित्रण किया गया है, वो उसकी समीक्षा आपको प्रश्न के अंतर्गत करनी है। तो सबसे पहले तो महाकवि विशारद प्रणीत मुद्रा राक्षस पूर्णतः राजनीति पर ही आधारित नाटक है और इसके सभी पात्र राजनीतिक उद्देश्य से संचालित हैं। नंदों का विनाश हो जाने के उपरांत चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य पर प्रतिष्ठित करने के बाद चाणक्य उसकी राजलक्ष्मी की स्थिरता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक है। वो इसके पीछे उनकी जो कूटनीति प्रदर्शित की गई है नाटक में वो देखने को मिलती है। जैसे राक्षस स्वामी का बदला लेने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त को राज्य से अपदस्थ करने के लिए उद्देश्य रहता है, इसी के लिए उसे मलय केतु का सहयोग प्राप्त होता है, ठीक है। किंतु वहां पर चाणक्य अपनी कूटनीति के बल पर राक्षस की स्वामी भक्ति के गुण से प्रभावित होकर उसे अपने वश में करके चंद्रगुप्त का मंत्री बना लेता है, ये बनाना चाहता है, फिर वो अंत में बना भी लेता है। और चाणक्य अपनी बुद्धि के वैभव से राक्षस से मलय केतु को पृथक करके राक्षस को वश में करने में सफल भी हो जाता है। इसी कथानक को प्रस्तुत करने के लिए विशाखदत्त ने इस नाटक की रचना की है और नाटक की
नाटककार की यह जो प्रस्तुति है इतनी संश्लिष्ट है कि इसे देखकर लगता है कि विशाख दत्त राजनीतिक दांवपेच से स्वतः पूर्ण अभिज्ञ थे। एक सामान्य व्यक्ति इतनी राजनीतिक सूक्ष्मताओं में नहीं जा सकता है। इन्होंने जो राजनीतिक विवरण प्रस्तुत किए हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि इन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं कामंदक के नीति सार आदि ग्रंथों का सूक्ष्म एवं गंभीर ज्ञान प्राप्त था। ठीक है, इस नाटक में राजनीति के लिए आवश्यक सभी तत्वों की उन्होंने व्याख्या की है। जैसे किसी भी राज्य के लिए स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र ये 7 प्रकृतियां आवश्यक मानी गई हैं। इसीलिए कहा है स्वाम्यमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्राणि प्रकृतयः। ठीक है, और सप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन होता है। जैसे कामन नीति सार तथा शुक्र नीति में भी इसी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो आप कहने का मतलब है जो इसमें राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है वो बताना है कि किस तरीके से कौटिल्य अपनी कूटनीति के बल पर राक्षस को परास्त कर देता है। मतलब युद्ध नहीं होता है लेकिन अपने शातिर नीति के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर वो एक तरीके से राजनीति के दांवपेच ही उसके साथ खेलता है। उसके साथ जो भी व्यक्ति होता है, राक्षस के साथ जो भी व्यक्ति होते हैं वो या तो उसी के विपरीत हो जाते हैं, ठीक है, या वो खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। जैसे मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगी कि इसमें लेखक ने 2 तरह की राजनीति का युद्ध दिखाया है। एक तो चाणक्य की कुटिल राजनीति व दूसरी राक्षस की सरल राजनीति। जीत कुटिल राजनीति की होती है अंत में, ठीक है, यानी कि चाणक्य की, और उसके एक भी दाव उसका खाली नहीं जाता है। जो भी योजना होती है वो सफल होती है। ठीक है, तो देखा जाए तो राजनीति में गुप्त मंत्रणा, क्रूर दंड विधान तथा दूरदर्शितापूर्ण योजनाएं महत्वपूर्ण हैं जो कि कौटिल्य ने अपनाई है, और साथ ही साथ स्वार्थ भाव से हटकर राजा का जन सेवक होना परम आवश्यक है। चाणक्य के पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है, कौटिल्य के पास ये सारी चीजें हैं, पर राक्षस के पास इन सब का अभाव है। चाणक्य की सारी योजनाएं सफल होती है, मतलब एक भी योजना खाली नहीं जाती, और राक्षस की योजनाएं या तो पूर्ण विफल होती है या फिर स्वपक्ष का ही विनाश कर देती है। तो हम ये कहते हैं कि राजनीतिक के तरीके से जो बीच बीच में मतलब एक ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ, राजनीतिक युद्ध, ये कोई शस्त्र वस्त्र से लड़ा गया युद्ध नहीं है। इस नाटक में के अंतर्गत जो युद्ध हुआ वो राजनीतिक युद्ध है, जो अनेक राजनीतिक दांवपेचों से कौटिल्य ने राक्षस के साथ खेला है। इसमें अन्य अन्य देश के राजा भी आते हैं, 4-5 देश के राजा भी आते हैं, जो कि पहले राक्षस की तरफ से, बट अंत में आता है कि समझ में जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो एकदम उसी के विपरीत हो जाते हैं, या तो उनका विनाश हो जाता है, ठीक है, ऐसे मलय केतु है, और राक्षस का परिवार जैसे वहां पर रह रहा है, तो वो सारी चीजें गुप्तचर के माध्यम से कैसे भी करके कौटिल्य जान लेता है, और उसे ऐसे ही उसे उसको राक्षस की अंगूठी मिलती है, मुद्रा मिलती है, ठीक है। तो उस मुद्रा के बल पर जो वो खेल खेलता है पूरे नाटक में, वो एक राजनीतिक कूटनीति है। मतलब राजनीति की दूसरी बात हम कहें कौटिल्य के अनुसार तो वो है कूटनीति, जो उसने अपनाई है। और वो कुछ कुछ चित्रण, वो जो प्रसंग है बीच बीच में आपको इसमें कोट करने हैं, ठीक है। आप संस्कृत की सूक्तियां भी जरूर कोट कीजिए जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति के ऊपर दी गई हैं। अंतिम प्रश्न है इसका, उत्तराम चरिते भभूति विशिष्यते इति वचनम सप्रमाणम समीक्षताम। अर्थात यहाँ पर जो ये सूक्ति दी है उत्तराम चरिते भभूति विशिष्यते, इसका इस वचन का प्रमाण सहित समीक्षा करना है, ठीक है। और ये प्रश्न नया नहीं है, बहुत बार रिपीट हुआ है पहले काफी प्रीवियस के प्रश्न पत्रों में, मैंने सॉल्व भी करवाया है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यह समझना है अभी आपको कि उत्तरे रामचरिते, जो उत्तर रामचरितम अपने भभूति की का है, उत्तर रामचरितम नाटक, उसमें भभूति की क्या विशेषता बताई गई है वह आपको इसको प्रमाण सहित इसमें बताना है। जैसे उत्तर रामचरितम नाटक की श्रेष्ठता प्राय देखा जाए तो सभी समालोचकों ने स्वीकार की है, और इस नाटक के वस्तु, नेता तथा रस आदि समस्त नाटकीय तत्व सरस, सुंदर एवं स्वाभाविक है। स्थान स्थान पर उनमें प्रौढ़ता एवं पांडित्य का भी सुंदर पुट मिलता है।
तो भाषा की कलात्मकता, सरसता, प्रौढ़ता एवं मधुरता श्लाघनीय है। ठीक है, कथा वस्तु के परिवर्तन में भी मौलिक एवं रोचक परिवर्तन किए गए हैं। चूंकि मैं आपको बता दूं, ये जो वाल्मीकि रामायण है, जिसमें आप उत्तर रामायण को देखते हैं, तो उत्तर रामायण से ही इसकी कथा वस्तु ली गई है। उत्तर रामचरितम नाटक की जो कथा वस्तु है उत्तर रामायण से है, बस कुछ कुछ परिवर्तन किए हैं। जो मूल कथा वस्तु है उसमें से इन्होंने कुछ परिवर्तन किए हैं जो कि देखने योग्य है। ठीक है, और चूंकि इसकी दृष्टि से सही भी था, नाटकों की का जो नाटकों का जो लक्षण होता है, इसमें कहा है कि नाटकांत सुखांत होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कवि ने नाटक को सुखांत बनाने के लिए अंत में राम सीता का मिलन करवा दिया है, जो कि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कथा में, परंतु नाटक में इन्होंने किया है, वो परिवर्तन किया है, कुछ कुछ परिवर्तन किए। जैसे पूर्व प्रथम अंक में ही हम देख पाते हैं कि भाई दोनों का वियोग होने वाला है, सीता वापिस से वनवास को जाएगी, तो ये भाव कहीं ना कहीं हम प्रथम अंक में देख पाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें परिलक्षित हो जाती है, और उसी चीज को अंतिम अंक तक, यानी कि जो अंतिम अंक है लास्ट का, उसमें यही चीज को बताया गया है। वहां पर फिर पृथ्वी देवी ही उत्पन्न होती है और वही सीता को राम को सौंप कर चली जाती है। ठीक है, ऐसा कहते, तो जो परिवर्तन है उन्होंने नाटक की दृष्टि से किए हैं, ये इनकी एक मूल विशेषता है। और भावाभिव्यंजन शैली भी सर्वथा स्पृहणीय ही है। रस परिपाक की दृष्टि से भी यह कृति अत्यंत उत्कृष्टता को प्राप्त हुई है। यही कारण है कि विद्वानों ने महाकवि भवभूति की प्रशंसा करते हुए लिखा है, रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। ठीक है, विशिष्यते, तो ये पंक्ति जरूर कोट करिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम सीधा सा अर्थ निकाल सकते हैं कि महाकवि भवभूति संस्कृत नाटक जगत के प्रख्यात कलाकार हैं, और ये इनकी जो विशेषताएं हैं उन पर आधारित है, जो हम उत्तर रामचरितम में देख पा रहे हैं। जैसे कि इनका शैली हो गया, ठीक है, रस हो गया, अलंकार हो गया, और लिखने की कला, स्टाइल, रीति, वो चीजें आपको बतानी है कि भाई क्या विशेषता है भवभूति के उत्तर रामचरितम में, है ना। तो इन्होंने अपनी अद्भुत अद्भुत उर्वरा तो इन्होंने अपनी अद्भुत उर्वरा शक्ति, कल्पना शक्ति के द्वारा उन नाटकीय बीजों का वपन किया है, जो कि उनके बहुमुखी कवित्व सलिल से अभिसंचित होकर उस रूप में अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हुए हैं, जिनसे पाठक को परम आह्लाद या रसास्वाद हो सकता है। तृतीय अंक तो उनकी कवित्व संबंधी मौलिक उद्भावना का अत्यंत गंभीर स्रोत है, जिसमें निमज्जन कर पाठक करुण एवं विप्रलम्ब श्रृंगार के अंतस्थल का स्पर्श कर सकता है, और इस अंक में नाटकीयता मानव मनोभाव का संपर्क पाकर सजीव हो उठती है। ऐसे हम तृतीय अंक में देख पाते हैं कि कवि ने अपनी अद्भुत कल्पना के द्वारा राम सीता को छाया के रूप में प्रस्तुत राम के समक्ष सीता को छाया रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, फिर सीता को छाया के रूप में प्रस्तुत करने में कवि ने के कई एक प्रयोजन हैं, जिन्हें इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि कवि भगवती भागीरथी के जल में डूबी हुई सीता को छाया के रूप में प्रस्तुत कर प्रेक्षकों को धैर्य बंधा देता है कि गंगा में निमग्न सीता वस्तुतः जीवित है। इससे प्रेक्षकों के हृदय में इस आशा का संचार होता है कि कभी न कभी सीता और राम का पुनर्मिलन होगा, और इस प्रकार नाटक के प्रति जो उनकी अभिरुचि है वो बढ़ जाती है। ठीक है, संयोग श्रृंगार विप्रलम्ब के द्वारा और अधिक पुष्टता को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि कविराज विश्वनाथ ने भी लिखा है कि न विना विप्रलम्भेन संयोगः पुष्टिम अश्नुते कसायिते ही वस्त्रादौ भूयान रागो विवर्धते। तो इस सिद्धांत के अनुसार कवि ने इस अंक में करुण सम्मिश्रित विप्रलम्ब श्रृंगार को प्रस्तुत किया है, और इसमें भवभूति कारुण्यम जो है वो देखने को मिलता है। तो वो कोटेशंस भी आप कोट कर सकते हैं। तो आप इसमें तृतीय अंक की एक तो महत्ता बता सकते हैं कि उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें विशेष रूप से लिखी है, जो कि एक किसी भी पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है, कृति की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि भवभूति की विशेषताएं जो इन्होंने अपने काव्य हमें कह सकते हैं काव्य सौंदर्य एक तरीके से,
वो देखने को मिलता है। तो वो 2-3 चीज़ें आपको इसमें कोट करनी है। मैंने आपको पंक्ति बता दी है ना? कुछ श्लोक आप इसमें लिख सकते हैं, विभूति का कारुण्यम और इसका विभूति की विशेषता है इससे रिलेटेड। ठीक है? बाकी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है? यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप अंततः बने रहें। धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।